पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं पूछता है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। तो ये नवीकरण योग्य है। एक बार लोहे का यूज कर लोगे तो क्या मतलब उसको फिर दोबारा मतलब कुछ बना नहीं सकते उसका, जैसे लोहे की कुल्हाड़ी बना दी तुमने तो उसको फिर पिघलाकर दोबारा बना सकते हो कुछ ना कुछ ना। अगर उससे दराती बनानी है, उससे कोई दूसरा आभूषण बनाना है तो बना सकते हो आप लोग, क्यों, इसलिए नवीकरणीय है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय जो ऊर्जा है वो पुनः पूर्ति योग्य है, पुनः पूर्ति हो सकती है इसकी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई है, ठीक है। इसका कारण निम्नलिखित में से किस प्रांत में श्रेणीदार खेती पाई जाती है। तो आप जानते हो उत्तराखंड में होती है, श्रेणीदार होती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो गुजरात में आपकी काली मृदा पाई जाएगी। बोल रहे हैं 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, यहाँ कौन सी फसल उगाई जाएगी, है ना। तो अभी हमने गुजरात एक देख लिया था, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी है जहां काली मृदा पाई जाएगी। काली मृदा में आप कपास की खेती कर सकते हैं, पूछा जाता है ना, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होगी, तो आप बोलेंगे काली मृदा। अब बोला पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो आप जानते हो मृदा अपरदन मतलब मिट्टी वो हो रही है, वहां से हट रही है उस जगह से, समझ रहे हो। तो आप वृक्षारोपण करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहां पर पशु मतलब लोग पशु पक्षी नहीं जाए वहां ज्यादा, है ना, क्योंकि पशु क्या करते हैं जड़ से उखाड़ देते हैं मृदा को। तो मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन जैसी मानवीय तत्वों एवं पवन, हिमनदी तथा जल आदि प्राकृतिक तत्वों मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी। कहने का मतलब ये देखो, अगर हम करेंगे क्या, बहुत ज्यादा पशुओं का चारण करेंगे उस एरिया में, या वहां पर खनन कर देंगे, खुदाई कर लेंगे, या वहां पर कोई भी भवन का निर्माण करेंगे, तो क्या होगा, वहां पर मिट्टी क्या होगी उनमें जकड़ नहीं होगी, है ना, ढीली पड़ जाएगी मिट्टी, और मिट्टी क्या होगी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी। इसे मृदा अपरदन बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों का मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाएं के समांतर जुताई, श्रेणीदार कृषि तथा वृक्ष मेखला का विकास करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। तो वृक्षारोपण कर सकते हो आप, श्रेणीदार कृषि कर सकते हो, है ना, इस टाइप के काम करके आप मृदा अपरदन को कम कर सकते हो। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं पूछा है। तो जैव संसाधन किसे बोलते हैं, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, उनमें जीवन पाया जाता है, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, वनस्पति जगत हो गया, प्राणी जगत हो गया, पशुधन हो गया। अजैव संसाधन क्या होते हैं, वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हों, अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव होंगी, उनमें जान नहीं होगी, चट्टाने, खनिज आदि। अब अगला क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। तो किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है, तभी विकास हो पाएगा जब संसाधन मतलब उपलब्ध होंगे वहां पर। प्रौद्योगिकी बोल रहे हैं तो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, क्या तकनीक लगाएंगे हम। परंतु प्रौद्योगिकी और संसाधनों में तदनुरूप परिवर्तन के अभाव में कि मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास करना संभव। देखो तुम्हारे पास संसाधन है ना, पर टेक्नोलॉजी नहीं है ना, और संस्थान नहीं है जहां पर टेक्नोलॉजी यूज की जाए, तो क्या मतलब रॉ मटेरियल से क्या करोगे आप, आपके पास कच्चा माल है, कच्चे माल में टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, कैसे उसका यूज करके आप पक्का माल बनाओगे, अच्छी चीजें बनाओगे, तो तब भी तुम्हारा वेस्ट ही होगा, फायदा नहीं होगा, कुछ विकास नहीं हो पाएगा। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधनों में समृद्ध होते हुए भी प्रौद्योगिकी के अभाव में संसाधनों का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाए और विकास में पिछड़ गए। कहने का मतलब ये है हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उपज तो बहुत ज्यादा होती है, परंतु हमारे पास बहुत सी सारी मशीनों का अभाव है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का अभाव है, जिससे वजह से हम क्या होते हैं उस लेवल पर उसका उपज का यूज नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए उत्तराखंड जल एवं वन संसाधन की दृष्टि से संपन्न राज्य है, तो यहाँ पर पानी बहुत मात्रा में है और वन बहुत ज्यादा क्षेत्रों में फैले हुए हैं, किंतु उचित प्रौद्योगिकी के अभाव से इस संसाधनों का यहाँ पर्याप्त उपयोग नहीं किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा लेवल पर नहीं है यहाँ पर बोल रहे हैं। जबकि यही संसाधन एवं भौगोलिक परिस्थितियां स्विट्जरलैंड के पास हैं और यहाँ उनको पर्यटन के रूप में नहीं आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रौद्योगिकी उपयोग में विकसित किया गया है। अतः यह कहना उचित है कि प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी जो है वो आर्थिक विकास को क्या प्रदान करेगी, गति प्रदान करेगी। आर्थिक विकास तेजी से होगा अगर आपके साथ में प्रौद्योगिकी भी है, तकनीकी भी है, ठीक है, ये समझो।
इन दोनों के द्वारा संसाधनों का अधिक मात्रा में उपयोग होने लगता है। वास्तव में प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास दोनों ही मानव के उचित उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। विकसित देशों के पास यह दोनों ही उपलब्ध हैं, इसलिए ये देश अपने ही संसाधनों का नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के संसाधनों का भी आयात करके इनका उपयोग करते हैं। तो जो विकसित देश होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, प्रौद्योगिकी होती है, तो क्या करते हैं अपने वहां का तो काम करेंगे उसमें, अगर दूसरा देश जिसके पास प्रौद्योगिकी नहीं है वहां से भी क्या करेंगे, वहां का रॉ मेटेरियल कच्चा माल आयात करवाएंगे और अपने देश में बनाएंगे उसको। ठीक है, जैसे कि देखो सोचो हमारे उत्तराखंड में पिरूल, देखो पिरूल इतनी ज्यादा मात्रा में गिरता रहता है और होता क्या है उसका, कुछ लोग तो ले आते हैं घर में, ज्यादातर वेस्ट ही रहता है, जंगल में पड़ा रहता है, अनलिमिटेड है ना जंगल में, तो क्या होता है आग लगती है, बेकार जाता है ना, उसका यूज बहुत ज्यादा मतलब लेवल पर डेकोरेशन में हो रहा है, उसकी फाइलें बनती हैं, तो जो गत्ते वाली फाइलें नहीं होती है वो पिरूल से बनती है, समझ लो, बन रही है, मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी है बनती है, तो मतलब बहुत चीजें बन सकती हैं, मतलब पर जो लोग यूज करें तो जो वो मशीन आप खरीद के लगा दो उसको कहीं जंगल में, है ना, और आप फाइलें बनाओ, कितना फाइलें बना सको लोगे आप, क्योंकि पिरूल तो अनलिमिटेड है ना। अब वो आधे घंटे में तुम एक घंटा बना दिशा, आधे घंटे में बना देते हो ना, फिर कितनी फाइलें बना लोगे भाई, बेच लोगे, फिर इतनी महंगी महंगी फाइलें बिकती है, 8 रुपए में बेचेंगे। संसाधन क्या का क्या अर्थ हम बोल रहे हैं, संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता क्यों है। संसाधन क्या है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, संसाधन किसे बोलेंगे, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या करेंगी, पूर्ति करेंगी, उसे क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे, जिनको उपयोग में लाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उपयोग में लाने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध होगी है। ये वस्तुएं आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य होती है। ठीक है, आर्थिक रूप से भी मतलब ठीक होती है और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होती है, मतलब ऐसा नहीं है हमारी संस्कृति में मतलब कोई प्रभाव तो नहीं डाल दिया, ये चीजें भी ध्यान में रखी जाती है, और आर्थिक रूप से भी ज्यादा महंगी नहीं होती है। मानव प्राकृतिक पदार्थों के साथ प्रौद्योगिकी द्वारा अंतक्रिया करके संसाधनों का आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए उपयोग करता है। अतः संसाधनों मात्र प्राकृतिक उपहार नहीं बल्कि मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। जो मानव जो तेजी से मतलब कार्य कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, उनका भी परिणाम है, इसलिए मानव को सबसे बड़ा संसाधन माना जा सकता है मानव, क्योंकि दिन प्रतिदिन वो तकनीकी के तौर पर मतलब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मानव के ज्ञान के द्वारा ही प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ रूपांतरित प्रक्रिया द्वारा संसाधनों की श्रेणी में सम्मिलित होता है। तो प्रकृति से तो बहुत सारे रॉ मेटेरियल निकलते हैं, आप खुदान करके निकालते हो, परंतु उसको संसाधनों में प्रयोग करना, उसको आप सही तरीके से मतलब यूज में लाना, वो मानव ही कर पाता है, उसी का दिमाग है। तो संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता बोल रहे हैं, संसाधन के नियोजन कैसे करोगे, संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं जबकि उनकी आवश्यकता अत्यधिक है। ठीक है, संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, उनकी आवश्यकता अधिक है, तो संसाधन कम सीमित है पर आवश्यकता बहुत ज्यादा है, तो होता क्या है, अतः संसाधनों के विकास के लिए नियोजन आवश्यक है, जिस कारण उनके अधिक समय तक उपयोगी बनाए सके, उनकी उपयोगिता प्राप्त की जा सके। जनसंख्या के बढ़ते दबाव से संसाधनों का अधिक दोहन और दुरुपयोग हुआ है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि मांग ज्यादा हो जाएगी और संसाधन तो आपको पता है सीमित मात्रा में, तो उनका मिसयूज हो जा रहा है, दुरुपयोग हो जा रहा है संसाधनों का। कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि के लिए उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, करते हो ना, यूरिया डालते हो खेतों में, जिससे मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही, मिट्टी प्रदूषित हो रही है। उन्होंने यूरिया डाला और क्या हुआ, बारिश आ गई, तेज बारिश आई, बह गया यूरिया, नदी में चले गया, तो नदी प्रदूषित हो गया ना, जल प्रदूषित नहीं होगा, वहां पर जो भी मछलियां वगैरह है उनको दिक्कतें होंगी वहां पर। वनों के विनाश से मृदा कटाव, जलवायु असंतुलित, जैव विविधता का विलोपन, जल अभाव आदि समस्याएं भी संसाधनों की अनियोजित उपयोग का ही परिणाम है। कहने का मतलब ये, अगर आप अंधाधुंध कटान करोगे तो क्या होगा, वहां पर मृदा अपरदन होगा, क्योंकि पेड़ की जड़ें तो मिट्टी को जकड़े रखती है। दूसरा क्या होगा, जैव विविधता का विनाश होगा। जैव विविधता बोले तो बहुत सारी प्रजातियां की मतलब वो जड़ी बूटियां पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो वेराइटियां कम होंगी ना, पेड़ काटते जाओगे तो क्या होगा, खत्म होते रहेंगे वो, लगाते तो नहीं तुम लोग, क्या करते हो सीधा लगे पुलैड थचकाई तुम, तो एक पेड़ काटने पर कम से कम 5-6 पेड़ लगाने चाहिए,
अतः वर्तमान में संसाधनों की भविष्य के लिए उपलब्धता और संसाधन ह्रास को रोकने के लिए संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। यानी मतलब ये है कि देखो, एक तो मतलब ढंग से यूज करो ना उसको। अगर पेड़ काट ही लिया आपने तो उसका पूरा यूज करो। यूं छोड़ के आ गए आधा पेड़ जो मतलब जो पेड़ काटा पूरा, वो नहीं वो बनाया जो मूल वो लिया वो वही छोड़ गया, वहाँ बारिश में खराब हो रहा है, सड़ना गल रहा है, पूरा यूज कर लो। अगर काटता ही है तो अब करना ही है। देखो ऐसा ही अगर इसी गति से अगर हम अंधाधुंध कटान करते रहेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे? पहाड़ देके जाएंगे, बंजर जमीन देके जाएंगे, एक भी पेड़, रेगिस्तान जैसा माहौल दिखेगा, ना हवा चलेगी ना कुछ चलेगी। क्या बोलेंगे हमारे आने वाली पीढ़ी? हमको गाली देगी, बोलेगी देखो ये गूगल क्या करो, सब वोट काट दी। समझ लो, तो ये चीजें हमको ध्यान देनी चाहिए। हमको ऐसा करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी वही सुख ले जो हम कर रहे हैं। जैसे कि तुम बोले थे ना, हमारे आने वाली पीढ़ी वो इसको डर लग रही थी कि मेरे जो आने वाली नाती हैं वो गाय गाय नहीं पता होगा उसको क्या क्या होता है। तो संसाधन संरक्षण में भी आप इस से रिलेटेड लिख लेंगे। अब ये पूछे अपूर्य या अनापूर्ति संसाधनों के, है ना, क्या तात्पर्य पूछेगा। तो ऐसे संसाधन जो कुछ समय उपभोग के उपरांत समाप्त हो जाते हैं अपूर्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, प्रयोग किया आपने, खत्म हो गए। अपूर्य अनापूर्य संसाधन भी कहते हैं इनको। विश्व में इन संसाधनों की उपलब्धि सीमित होती है। कोयला, खनिज तेल, अन्य खनिज संसाधन ये इनके उदाहरण हैं। यदि इन संसाधनों का उपयोग इसी गति से चलता रहा तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, दुर्लभ संसाधन की श्रेणी में आ जाएंगे। वैज्ञानिक द्वारा लगाया गया एक अनुमान है कि कोयला आगामी 200 वर्षों तक ही उपलब्ध हो सकेगा। यदि इसका उपयोग इसी प्रकार से किया जा रहा है तो इन संसाधन का उपयोग मतलब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 200 साल तक चल पाएगा बोल रहे हैं। अभी हम क्या कहते हैं, बहुत डिपेंडेंट है इनसे, है ना। अब बोले उत्पत्ति तथा समाप्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? सौर शक्ति, जलीय शक्ति, जलवायु। समाप्ति के आधार पर कोयला, खनिज, लौह खनिज, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, चांदी। यानी जो यूज करोगे तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, परंतु कुछ ऐसी चीजें जो उत्पत्ति होती रहती है, जैसे सौर ऊर्जा है, सूरज है। सूरज अभी मतलब जो घुटने टेकने वाला नहीं है। तो ऐसा तो नहीं सोचना कि हम कम कम धूप सेकेंगे अपने नातियों के लिए, नातियों को भी धूप मिलेगी हमारे, ये टेंशन मत लो ना। ठीक है, सूर्य अंकल सबका ध्यान देते हैं। काली मिट्टी की विशेषता ये होती है ना, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, नमी रहती है इसमें, है ना। और कपास के लिए अच्छी होती है, तो आप समझ रहे हैं। और ये भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में? जो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर पर्वतीय, उत्तराखंड में पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण? ठीक है, तो बहुत सारी वैरायटी जीवमंडल में ना, बहुत सारी वैरायटी को हम जैव विविधता बोलेंगे। जैव विविधता जीवमंडल में पाई जाने वाली जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। बहुत सारी वैरायटी मतलब विविधताएं हैं उसमें। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाई जाने वाली जातीय विभेद को प्रकट करता है। ठीक है, वनस्पति और प्राणियों में। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्ष से हो रही है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। ठीक है, तो पर्यावरण में मतलब हमने असंतुलित कर दिया है, तो क्या होगा, इससे जैव विविधता कम हो गई है। ठीक है, या हम ध्यान ही देंगे, जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो टाइम टाइम पर मतलब बुलेटिन जारी करती रहती है, बताती रहती है कि कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिन जो मतलब लुप्त हो रही है, जो उनको कैटेगरी में बांटा गया है ना। रेड कैटेगरी में बांटा गया है, जो मतलब बिल्कुल डेंजरस स्टेज में बहुत कम खत्म हो रहे हैं। समझ लो, जैसे हमारे बाघ है,
समझो, कम हो रहे हैं, समझो। तो देखो ये याद रखना आप लोग कि एक दूसरे से हर कोई प्राणी जुड़ा हुआ है, समझो। अगर एक भी इस पारिस्थितिक तंत्र में एक भी मतलब बंदा कम हो जाएगा ना, कोई भी, तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा। तुम लोग सोचते हो यार बाघ हमको क्या दे रहा है, बाघ तो हमको और हमारे मवेशियों को खा जाता है, हमको खा जाता है, काटने के लिए आता है, हमारा कोई फायदा तो है नहीं उससे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन बाघ खत्म हो जाएंगे ना, तुम देखोगे जिन जिनको बाघ खाता है इतने ज्यादा तादाद हो जाएंगे ना वो, तुम परेशान हो जाओगे उनसे, समझ लो। अगर वो बाघ खा रहे हैं उनको तब वो उनकी तादाद उतनी नहीं है। अगर वो बाघ नहीं खाएगा फिर बाघ तो गायब हो गया, विलुप्त हो गया, सारे बाघ मर गए, फिर क्या होगा? इतनी ज्यादा तादाद हो जाएंगे, क्या सोच रहे हैं फिर हम खाएंगे? बहुत ज्यादा तादाद हो जाएंगे वो जो जिन जिनको बाघ खाता है, और इतने ज्यादा तादाद हो जाएंगे कि तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हारी खेती को भी नष्ट करेंगे वो, तुमको भी उनसे डर लगने लगेगा, खतरनाक स्थिति आ जाएगी। हर कोई इकोसिस्टम में इक्वली लेवल होता है, हर चीज, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो, चाहे वो मेढक ही क्यों ना हो, चाहे वो मक्खी क्यों ना हो, समझो, एक दूसरे से सब ज्वाइंट होते हैं। एक खत्म तो दूसरा भी मतलब उनको हाल के जीवन लेता है, तो वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके पास नहीं होगा, फिर वो नहीं तो दूसरी चीज खाने का चालू करेगा। तो ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ। तभी तो गवर्नमेंट, मतलब तुम क्या सोचते हो गवर्नमेंट खाली बाघ को चिड़ियाघर में दिखाने के लिए मतलब संरक्षित करती है? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये रूल है कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए अपना हमको जरूरी है। मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी है ये, ठीक है, जैव विविधता। वन संरक्षण आप जानते हो, वनों का संरक्षण करना, बचाना उनको। गवर्नमेंट टाइम टाइम पर वन नीति निकालती है, जिससे कटान न हो, मतलब लार्ज स्केल पर। विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर पूछेगा, तो क्या लिखोगे? विलुप्त मतलब गायब हो गई है, संकटग्रस्त मतलब जिनमें संकट के बादल छाए हुए हैं, जो मतलब खत्म होने की, विलुप्त होने के कगार में, समझ लो, अंतर समझ में आया? विलुप्त प्रजातियां वे प्रजातियां जो पूर्णतः समाप्त हो गई है, विलुप्त हो गई है, गायब हो गई है, अथवा दिखाई नहीं देती है, विलुप्त प्रजातियां। संकटग्रस्त क्या बोलोगे? वे प्रजातियां जो अभी समाप्त नहीं हुई है परंतु समाप्त होने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। और क्या बोलोगे विलुप्त में? इन प्रजातियों को अब पुनः उत्पन्न करना प्राय संभव नहीं है, क्योंकि खत्म हो गया ना, जो खत्म हो गया वही नहीं आ सकता। और संकटग्रस्त हो क्या कर सकते हो आप? संरक्षण उनको बना दोगे, जैसे कि बाघ का है, बाघ गवर्नमेंट बोलती है बाघ को अगर किसी ने मारा, या बाघ के संग देखो तुमने कुछ पिंजरे में बंद किया है, बाघ के संग कुछ भी ऐसी हरकत की जिससे बाघ को नुकसान हो सकता है, तो आपको जेल हो जाएगी, आपको जुर्माना लगेगा, समझ लो, कार्रवाई होगी आपके अंदर, समझ लो। तो कभी भी बाघ आग अगर मिले आपको कहीं दिखे तो आपको सीधा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करके उनको बता देना है कि बाघ है यहाँ पर ना। ये नहीं कि एक को गढ़वाल साइड में एक को मिला बाघ, छोटा बच्चा उसका, वो अपने घर में ले आया, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। हाँ, वो तो अच्छा हुआ उसने फिर बाद में गांव वालों ने बोला उनको किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताओ रे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, उन्होंने वो किया, अलग बात। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे दो खतरे हैं। पहला खतरा ये है कि भाई बाघ का बच्चा अगर तुम ले आओगे, बाघ आएगा तो फिर क्या करोगे बचाने के लिए उसको? दूसरा खतरा जो मेन है, भाई गवर्नमेंट के तगड़े रूल है ना, तुम किसी भी वन्य जीव को ऐसे मतलब वो नहीं कर सकते, वन्य जीव को मतलब तुम नहीं कर सकते ना, तुम किस मकसद से तुम पाल रहे हो उसको, शौक के तौर पर नहीं, ऐसा मतलब उनका संरक्षण प्रदान है, रेड जोन में डाला हुआ है उनको ना, रेड कैटेगरी में। तो संरक्षण करेंगे, उसका बचाव करेंगे तो जरूर वो मतलब हट सकता है। इन्हें गत 6 से 10 दशकों में कहीं भी नहीं देखा गया है तथा 20 पादप प्रजातियां विलुप्त मान ली गई है, ठीक है। विलुप्त में क्या है? पिछले 6 से 10 दशकों में नहीं देखा गया है, ठीक है, विलुप्त मान लिया गया है इनको। और संकटग्रस्त क्या है? इन्हें देखा जाता है लगभग 1300 प्रजातियां संकटग्रस्त है, अभी भी 1300 ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त है, जो विलुप्त होने के कगार पे, समझ लो। जैसे तुम अपने बुजुर्गों से पूछोगे, अपने दादा दादी से पूछोगे, तो बताएंगे आपको कि पहले इतनी ज्यादा तादाद पर ये चीजें होती थी, अब देखो दिखती भी नहीं है, समझ लो। बहुत सारी चीजें हैं, तुम अंदाजा लगा सकते हो। देखो कौवे, देखो कौवे पहले कितने दिखते थे, अब मतलब बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर दिखते हैं, समझ लो। वो जो वो घुगती का त्योहार होता है,
तो एक गोलू बता रहा था क्या कहते हैं हमारे वो को लिखो फिर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वृक्षारोपण पूछेगा, तो वृक्षारोपण तो आपसे भी जानते हैं ना। राष्ट्रीय पशु को जानते हो ना भारत का, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना। उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु कस्तूरी हो गया, राष्ट्रीय पक्षी मुनाल हो गया। ठीक है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में? लिख लेना से, सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में है ना, सरिस्का। वन जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1972, लिख लेना 1972 में वन जीव, मन करना लिखना, लिख लेना, याद दिलाता है। वन जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ। ठीक है, तो चंदन जो है ना, चंदन की लकड़ी होती है वो संकटग्रस्त प्रजाति में। ठीक है, चंदन मतलब लुप्त हो रहा है। तो देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली लाभ और हानियां इसकी तुलना कीजिए बोलेगा। तो क्या बोलोगे? भारत में स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ठीक है, ये जो परियोजनाएं निकलती थी उन्हें क्या बोलते थे? नेहरू जी हमारे आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। उनका मानना था कि परियोजनाओं से कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, मनोरंजन और नगरीय अर्थव्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बात कई कारणों से हानि और विरोध के विषय भी बन गए। इन परियोजनाओं और बांधों से नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। ठीक है, तो बांध बनाते हैं हम, क्या होता है? पानी रोकना पड़ता है ना उसमें, तो उससे खतरे भी हो